हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो हम पढ़ रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण क्रिया के अंतर्गत जो कण गति करता है उसका समीकरण और उसका हल। तो जो हल आया था वो आया था कि r बराबर क्या आया था, या लिख रहा हूं मैं। r बराबर p अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा, ये आया था। तो जो पद का समीकरण है वो ई पे निर्भर करता है। ई क्या है? ई है उत्केंद्रता। और ई को हमने क्या लिखा था? हमने ई को लिखा था, ई बराबर हमने लिखा था अंडर रूट 1 प्लस 2 ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ये था ई। ये होती है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता। तो अब हमें पद का समीकरण याद करते हैं। तो ये पद का समीकरण आ गया, ये इसकी उत्केंद्रता है। तो जो ये पद का समीकरण वो किस पे निर्भर कर रहा है? ई पे। ई क्या है? उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता में जिस प्रकार पद के समीकरण होंगे, किस किस प्रकार के पद के समीकरण होंगे, ई पे निर्भर कर रहा है। तो इसको हम समझने के लिए इसे हम करेंगे कार्तीय निर्देशांकों में रूपांतर। जो ये समीकरण आई है पोलर ध्रुवीय निर्देशांकों में आर और थीटा में, अब हम इसे करेंगे एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई में करने के लिए हम क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं रिलेशन पोलर के और कार्टेशियन के, पोलर टू कार्टेशियन। तो वो होता है एक्स बराबर क्या होता है? आर कोस थीटा, और वाई बराबर क्या होता है? आर साइन थीटा। ये हमने यहां से पढ़ा है। ये देखिए, यदि ये थीटा है, ये आर है, तो ये है एक्स, तो एक्स बराबर क्या होगा? आर कोस थीटा। और ये इसका दूसरा कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा? वाई। ये क्या होगा? आर साइन थीटा। ये दोनों होंगे। तो अब देखते हैं कि इसका समीकरण क्या आएगा और ये किस प्रकार निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिख सकते हैं कि पद का समीकरण उत्केंद्रता ई पर निर्भर करता है। पद का समीकरण उत्केंद्रता ई पर निर्भर करता है। क्या करता है? ई पे निर्भर करता है। इसको कार्तीय निर्देशांकों में रूपांतरित करने के लिए, इसको कार्तीय निर्देशांकों में रूपांतरित करने के लिए निम्न समीकरण काम लेते हैं। आपने रिलेशन पढ़े हैं, निम्न समीकरण काम लेते हैं। और हम कार्तीय निर्देशांक क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हमें पद के समीकरणों से हमें यह बताना है कि इसकी उत्केंद्रता जब ई बराबर 0 हो, 1 हो, कम हो, ज्यादा हो 1 से, तो उनका पद का समीकरण किस प्रकार का होगा। इसलिए हम कार्तीय निर्देशांक में बदल रहे हैं, निम्न समीकरण काम लेते हैं। तो वो क्या है? एक्स बराबर है आर कोस थीटा और वाई बराबर क्या है? आर साइन थीटा। तो अंतर्गत जो गति का समीकरण आया था, जो हल आया था, वो क्या था? तो गुरुत्वीय बलों के अंतर्गत गुरुत्वीय बलों के अंतर्गत गति का समीकरण, देखिए जो हमने टॉपिक पढ़ा था ये इसी का ये आगे का पार्ट है कि इसके मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस प्रकार उत्केंद्रता पर निर्भर करता है और उसके किस प्रकार के पद होंगे, परिभाषित कीजिए। तो ये वही का है। या फिर इसके अलग से सवाल भी आ सकते हैं कि कार्तीय निर्देशांकों का पद के समीकरण क्या है और वो किस प्रकार वर्त वलय और परवलय बनाते हैं। तो ये क्या होगा? ये था r बराबर p अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। तो इसे हम इस साइड गुणा करें तो ये हो जाएगा r अपॉन आर ई कोस थीटा और बराबर p। अब देखिए, यहां से देखिए, जब हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या आएगा? देखिए, इसके स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसके स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 और क्या क्या बच जाएगा? आर स्क्वायर। ये रिलेशन है। तो अब देखिए, आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर और कोस थीटा। आर और कोस थीटा क्या लिखेंगे? एक्स, और ई रह जाएगा ई बराबर पी। ये होगा। अब देखिए, रूट को हटाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट की टर्म एक साइड और बिना रूट वाली टर्म एक साइड, तो p माइनस एक्स ई।
यही होगा। अब हम करेंगे वर्ग, क्यों? क्योंकि हम रूटेड है, हम करते हैं वर्ग, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, देखिए क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी माइनस एक्स ई का स्क्वायर। इस साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और इस साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2p एक्स और ई, ये होगा। अब देखिए एक्स वाली टर्म एक साइड ले आते हैं और बिना एक्स वाली टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड हो जाएंगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर और इस साइड ये लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 2pe बराबर पी स्क्वायर। देखिए यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले, ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2pe बराबर पी स्क्वायर। ये समीकरण आई, ये समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसको, एक ये रहने दो। अब जो ये समीकरण आई है, इसमें जो ई है हम इनकी वैल्यू रखेंगे और हम देखेंगे कि जो कण है वो किस प्रकार गति करता है, किस प्रकार का उसका पथ होगा। हमें पथ की समीकरण निकाली थी और वो पथ हमें पता चलने चाहिए, तो किस किस प्रकार के पथ होंगे। तो देखिए हम ले रहे हैं पहला केस। पथ स्थिति क्या है कि जब ई बराबर क्या हो, ई बराबर क्या हो 0, ई बराबर 0, तो इस समीकरण में ई बराबर 0 रखो, तो यह ई 0, तो यह बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे 0 रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 0, सॉरी ये 0 और ये बचेगा पी स्क्वायर। तो देखिए ये किसकी समीकरण आई है, किसकी समीकरण आ गई, वर्त की समीकरण। वर्त समीकरण यही होते हैं जिसके जो सेंटर होता है वर्त का वो 0 0 पे है, तो उसका त्रिज्या पी होगी। तो यह एक वर्त की समीकरण है, यह एक वर्त की समीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उत्केंद्रता ई का मान 0 होता है तो कण वर्ताकार गति करता है। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड क्या हो, जब ई बराबर क्या हो 1 हो। जब ई बराबर 1 होगा तो देखिए ई का मान 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0, तो एक्स स्क्वायर का पद 0 प्लस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसमें रखो 1, ये हो जाएगा 2p एक्स, और इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। तो देखिए ये समीकरण क्या जाएगी, वाई बराबर हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस 2p एक्स। ये किसका समीकरण है, ये परवलय का समीकरण है। परवलय का समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो वाई स्क्वायर तो ये रहा, एक्स ये रहा, और 4a की जगह 2p है, और ये जो टर्म आई है ये कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये होता है इसकी जब ये समीकरण होती है तो इसका जो समीकरण ये होगा तो इसका मतलब होता है ये पी स्क्वायर से शुरू होगा, तो इसका मतलब ये यहां से शुरू होगा, ये फिर यहां से शुरू होगा, इस प्रकार ये 0 0 से नहीं जाता। तो ये क्या है, ये है परवलय का समीकरण। हम लिख सकेंगे यह परवलय का समीकरण है, यह परवलय का समीकरण है। या हम ये लिख सकते हैं कि जब ई बराबर 1 होगा तो यह एक परवलय के रूप में गति करता है। इसके बाद हम करेंगे जब ई लेस देन 1 हो और ई ग्रेटर देन 1 हो। अब करेंगे केस ई लेस देन 1 वाले और ई ग्रेटर देन 1 वाले। केस थर्ड लिखेंगे जब ई ग्रेटर देन, या फिर लिख लेते हैं ई लेस देन 1 हो तो। जो ई लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, देखिए हम इस समीकरण को रीअरेंज करते हैं। समीकरण को देखिए, समीकरण है एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद है 2pe(x), और देखिए इसमें एक टर्म जोड़ देते हैं और तो दो एक टर्म घटा देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दोनों साइड में एक कांस्टेंट टर्म को जोड़ सकते हैं।
और टर्म क्या जोड़ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं ई स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये टर्म जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है इस साइड भी ये टर्म जुड़ेगी, तो ई स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर गुणा 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका हम भाग दे देते हैं, ये हो जाएगी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2p(x) अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर। इस साइड देखिए जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो यह जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ई स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर पी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। साथ में ये इसका हम भाग लगा रहे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया? देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो जो पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर जो टर्म आएगी, पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर पी स्क्वायर टर्म आएगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी, जो टर्म बचेगी वो पी स्क्वायर वाली बचेगी, तो पी स्क्वायर वाली टर्म है, नीचे 1 माइनस ई स्क्वायर, साथ ही हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस ई स्क्वायर गुणा कर रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे स्क्वायर है उसी प्रकार यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म, इसे मान ले ए, तो ये है ए, ये एक्स स्क्वायर है, छोड़ो ये एक्स के साथ है तो हम लिख सकते हैं इसे 2ax, और ये मान लो पूरी टर्म क्या है ई पी और 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको पी ई और 1 माइनस ई स्क्वायर को हमने ए मान लिया, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स प्लस ए का स्क्वायर। देखिए ये इसी का फॉर्म है, एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर है, 2 की जगह 2 है, एक की जगह है पी ई अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, और एक स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर होता है पी का स्क्वायर, ई का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का पी स्क्वायर, ये सेम टर्म है। तो इसका मतलब ये कि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस एक की जगह क्या है, एक की जगह है पी ई अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर। ये देखिए ये समीकरण है दीर्घवृत्त का। दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं या सी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट गुणा 1 लिखेंगे तो ये इस साइड हम इसको गुणा कर देंगे और ये 1 हो जाएगा उस साइड, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम इसको कांस्टेंट रख सकते हैं। ये किसका समीकरण है, यह दीर्घवृत्त का समीकरण। तो इसका मतलब है कि जब e लेस देन 1 हो तो किस प्रकार दिखाई देगा, दीर्घवृत्त की तरह है, तो यह दीर्घवृत्त का समीकरण है। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। अब देखिए केस फोर्थ, हम ये मान लें कि जब e ग्रेटर देन 1 हो तो, देखिए इसी समीकरण में रख दिया e ग्रेटर देन 1, e ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि एक से बड़ा मान लो 2 है 3 है 4 है उसका स्क्वायर, तो देखिए x प्लस पी ई 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर क्या है एक से बड़ा है, एक से बड़े का स्क्वायर क्या होगा और बड़ा, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, ये छोटा होता है एक से यानी 1/2 तो उसका स्क्वायर क्या होता है 1/4 और छोटा हो जाता है तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ही रहता। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे e ग्रेटर देन 1 का, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी टर्म आएगी 1 माइनस करेंगे तो माइनस की टर्म आएगी, तो हम यहाँ माइनस लगेगा, तो x माइनस पी ई अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो गया प्लस, यहां पे भी यही होगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा माइनस होगा, यह माइनस आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा। इसके बाद यहां देखिए यह भी माइनस आएगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा वापस, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो देखिए दीर्घवृत्त और अति परवलय में किसका फर्क है, सिर्फ माइनस का, तो यहां माइनस हो तो ये किसका समीकरण हो गया, ये अति परवलय का समीकरण हो गया। यदि ये प्लस था तो ये किसका समीकरण था, दीर्घवृत्त का। ये समीकरण किसका है, यह समीकरण अति परवलय का समीकरण है, यह समीकरण अति परवलय का समीकरण है। किसका है, अति परवलय का समीकरण। तो देखिए
जो पथ था वो सिर्फ इसी पे निर्भर नहीं करता कि उसके अंदर था उसकी 0, 1 या लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, इसके साथ ये निर्भर करता है ऊर्जा पे। ऊर्जा क्या होती है, देखिए जो उसके अंदर लिखी थी हमने, यह लिख रहा हूं मैं एक टर्म कि E बराबर क्या था, √1 + 2E J स्क्वायर अपॉन M K स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है ऊर्जा, एनर्जी उस पार्टिकल की। तो देखिए हम लिखते हैं कि उत्केंद्रता के साथ किस पे निर्भर करता है, ऊर्जा पे। रिपीट, वैसे तो ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, उत्केंद्रता पे। तो हम लिख सकते हैं उत्केंद्रता के साथ पथ का समीकरण, उत्केंद्रता के साथ पथ का समीकरण, पथ का समीकरण ऊर्जा पर भी निर्भर करता है, ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। तो देखिए हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट लिख रहे हैं, जब E बराबर 0 हो, जब E बराबर 0 हो तो E, ये E उत्केंद्रता है, ये E ऊर्जा है। अब देखिए E बराबर 0 रखेंगे, इसमें रख रहा हूं मैं, E 0 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 1 + 2E J स्क्वायर अपॉन M K स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद E की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, और साथ में गुणा हो जाएगा M K अपॉन हो जाएगा 2J स्क्वायर। तो एनर्जी क्या आएगी, E बराबर -M K स्क्वायर अपॉन M K अपॉन 2J स्क्वायर। देखिए ये कोई रटने की चीज नहीं है कि बराबर 0 तो ऊर्जा की वैल्यू -M K अपॉन 2J स्क्वायर होगी। ये देखिए आप इसके फॉर्मूले से सीधे रख के निकाल सकते हैं। तो M K होगी तथा पथ वर्ताकार होगा, तथा पथ वर्ताकार होगा, यह बद्ध अवस्था है। ये एक बाउंडेड फॉर्म है, किस प्रकार कि ये जो गति पथ है वो हमेशा गोलाकार होगा, इसी पथ में हमेशा ये वो करेगा, गति करेगा। तो यह एक बद्ध अवस्था है, यह एक बद्ध अवस्था है। सेकंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जब E बराबर 1 हो, जब E बराबर 1 हो, तो देखिए E बराबर 1 रखेंगे, तो यहां रख रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, यहां से देखिए जब E बराबर 1 होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे, इस साइड हो जाएगा 1 + 2E J स्क्वायर अपॉन M K स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, ये 0 गुणा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, E का मान क्या आ जाएगा, 0। जब E बराबर 1 हो तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, 0, तथा पथ क्या होगा, तथा पथ क्या हो जाएगा, परवलय, पथ परवलयाकार होगा। इसी प्रकार हम आगे भी लिख सकते हैं तीसरा और चौथा पॉइंट। इसको मैं चित्र बना के दिखाऊंगा किस प्रकार इनके पथ होंगे। देखिए तीसरा ये होगा कि जब E लेस देन 1 होगा, E लेस देन 1 हो, तो आप लिख सकते हैं कि E लेस देन 0 होगा। जब E लेस देन 1 हो तो E लेस देन 0, E ग्रेटर देन 1 है तो E ग्रेटर देन 0। E 0 हो तो पथ लेस देन में क्या होता है, अभी हम निकाला था, दीर्घवृत्त होता है, तो पथ दीर्घवृत्त होता है। और जो चौथा पॉइंट है वो है कि जब E ग्रेटर देन 1 होगा, जब E ग्रेटर देन 1 होगा तो E ग्रेटर देन 0 होगा तथा पथ अति परवलयाकार होगा, तथा पथ अति परवलयाकार होगा। तो ये हो गया पथ के समीकरण। अब देखिए इसके बाद हम बनाते हैं पथ, कि हम ये तो पता चल गया कि उत्केंद्रता होगी तो उनके पथ के समीकरण किस प्रकार होंगे, क्या क्या होंगे, लेकिन इसके साथ हम बता रहे हैं आपको कि ये समीकरण किस प्रकार होंगे, किस प्रकार ये पथ दिखाई देंगे। तो ये होंगे, देखिए सबसे पहले हम बना रहे वर्त। E बराबर 0 हो तो क्या होगा, वर्त होगा, और वर्त बनाएंगे तो ये हो गया आपका वर्त।
ई बराबर 0 पे ये वर्त हो गया। जब ई बराबर 1 होगा तो क्या होगा, परवलय। तो ई बराबर 1 होगा तो ये क्या हो गया, परवलय। ये क्या हो गया, परवलय। ये ई बराबर 1 का है। उसके बाद क्या है, ई लेस देन 1 का। इसलिए लेस देन क्या होगा, दीर्घवृत्त। तो ये क्या होगा, दीर्घवृत्त। तो इसका पथ क्या होगा, इस प्रकार। ये ई लेस देन 1 है। ये क्या हो गया, दीर्घवृत्त जिसकी दो नाभि होंगी। उसी के साथ क्या होगा, ई ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया अति परवलय। तो अति परवलय होता है इस प्रकार, परवलय जैसा ही होता है। तो ये हो गया ई ग्रेटर देन 1। तो ये चित्र बना लिए, चित्र बना लीजिए। ये समीकरण है, ये पथ के चित्र है कि ई ग्रेटर देन 1 हो, ई लेस देन 1 हो, ई बराबर 0 हो, ई बराबर 1 हो, तो पथ किस प्रकार होंगे। तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये चित्र बना लीजिए। इसी के साथ हम एक छोटा टॉपिक और है वो भी कर लेते हैं कि जो उत्केंद्रता ई है उसका व्यंजक पूछे किस प्रकार आया ये उत्केंद्रता। वैसे तो हम सीधा वो डेरिवेशन निकालेंगे, उसमें ई आता है, हम वहां बताते हैं कि हमने इसको ई मान लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये ई किस प्रकार आता है, तो इसका और हम आगे कर लेते हैं। जो उत्केंद्रता का व्यंजक आता है, जो उत्केंद्रता का व्यंजक आता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे जो उत्केंद्रता ई है, उत्केंद्रता ई का मान ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। देखिए ऊर्जा संरक्षण से हम क्या लिख सकते हैं, ई क्या होता है, 1/2 mv², ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, प्लस J²/2mr, ये इसकी रोटेशनल एनर्जी, और प्लस U इसकी स्थितिज ऊर्जा। U क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा, और ये mr² आएगा। तो अब देखिए V को क्या लिख सकते हैं, V क्या होता है, dr/dt, ये लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है वेग की जगह। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, 1/2 m dr/dt का स्क्वायर, प्लस J²/2mr² प्लस U। अब देखिए जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम वो क्या होता है कि F समानुपाती होता है 1/r², और जो ऊर्जा समानुपाती होती है वो होती है 1/r। तो जो ऊर्जा होगी उसे हम लिख सकते हैं U बराबर, जो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा जिसे हम मान लेते हैं K/r। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि जो स्थिर ऊर्जा है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो E का मान क्या होता है, ऋणात्मक होती है। तो E का मान होगा 1/2 m dr/dt का स्क्वायर, प्लस J²/2mr² माइनस K/r। अब देखिए जब थीटा का मान 0 होता है तो r का मान मिनिमम होता है। जब थीटा का मान 0 होता है तो r का मान मिनिमम होता है, ये हमें याद रखना है। जब थीटा इक्वल टू 0 हो तो r मिनिमम होता है। इसलिए अब देखिए कुछ मिनिमम और मैक्सिमम, कोई वैल्यू है, मान लो मिनिमम वैल्यू 3 आई है, मैक्सिमम वैल्यू 8 आई है, ये क्या आएगी, एक कांस्टेंट टर्म आएगी। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट टर्म होती है, और उसका जो अवकलन होता है वो क्या होगा, 0। कांस्टेंट टर्म का अवकलन क्या होता है, 0। इसलिए dr मिनिमम अपॉन dt 0 होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो E का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहां से E बराबर हो जाएगा J²/2mr² माइनस K/r मिनिमम अपॉन K/r मिनिमम, ये होगा। अब देखिए जो हमने गति का समीकरण पढ़ा था, तो गति के समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, गति के समीकरण से, कौन सी गति के समीकरण से, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के अंतर्गत जो गति कर रहा था उसके समीकरण से। तो गति के समीकरण से लिख रहा हूं मैं सीधा ही, गति के समीकरण से। गति के समीकरण से हमने पढ़ा था r बराबर p/1 प्लस e cos थीटा। हमने थीटा क्या बताया अभी, थीटा बराबर 0 पे r का मान मिनिमम होता है। तो थीटा बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा r का मान मिनिमम हो जाएगा,
और थीटा का मान 0 रखेंगे तो 1 प्लस ई हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि पी होता है उसका मान क्या होता है, पी बराबर हमने उस समीकरण में क्या रखा था, जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ये लिखा था, यही मान था। तो अब देखिए इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आर मिनिमम जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर और 1 प्लस ई का 1 प्लस ई स्क्वायर, ये होगा। आर मिनिमम की वैल्यू पता चल गई हमें, हमारे पास क्या है एनर्जी ये। तो समीकरण नंबर 1 तो ये, और समीकरण नंबर 2 ये, और समीकरण नंबर 3 ये लिखते हैं। तो समीकरण 2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू रखेंगे, ये समीकरण 3 को पुट इन इक्वेशन 2, किसमें 2 में। देखिए एक बार देखते क्या आएगा, ये आएगा ई बराबर आएगा जे स्क्वायर अपॉन 2m है, जे स्क्वायर अपॉन 2m, आर स्क्वायर मिनिमम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर वो भी किसका इनवर्स का 1 अपॉन आर स्क्वायर मिनिमम, तो इसका उल्टा हो जाएगा और स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये होगा एम स्क्वायर के की पावर 4 1 प्लस ई स्क्वायर की पावर स्क्वायर अपॉन ऊपर है जे, तो इसका हो जाएगा J4, साथ में के अपॉन आर मिनिमम, तो के की वैल्यू तो के और आर मिनिमम की वैल्यू ये रही, लेकिन किसकी इनवर्स की 1 अपॉन इनवर्स की, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में रखेंगे तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर और गुणांक हो जाएगा, गुणांक क्या होगा एम के स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर, यही होगा। 1 अपॉन आर मिनिमम का मतलब है इसका उल्टा। देखिए ये क्या होगा, ई बराबर जे स्क्वायर से J4 कैंसिल हो जाएगा, जे स्क्वायर बचेगा, एक एम से एक एम कैंसिल, और साथ में क्या होगा जे स्क्वायर अपॉन के आर मिनिमम, ये जे स्क्वायर अपॉन एम के था कि एम के स्क्वायर था, कंफ्यूजन हो गया, तो जे का मान था वो सॉरी गलत हो गया, वो था एम के, तो यहाँ एम क्या आएगा, तो ये हो जाएगा एम का स्क्वायर और के का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा के अपॉन डी आर मिनिमम जे स्क्वायर अपॉन 2 एम के स्क्वायर और 1 प्लस ई स्क्वायर, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट गुणा होके के स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, एक तो एम एक के स्क्वायर अपॉन कॉमन आएगा जे स्क्वायर, यहां बचेगा, यहां क्या बचेगा साथ में ये जो 2 था वो भी बचेगा, और इसी के साथ में जो जे स्क्वायर का गुणांक था 2 वाला, इस 2 को भी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे बचेगा, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, एम हो गया के स्क्वायर आ गया 2 आ गया जे स्क्वायर आ गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस ई का स्क्वायर, इसके स्क्वायर भी खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर 4 प्लस 2 ई स्क्वायर। देखिए ये दो नीचे कॉमन है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 और -2 ई स्क्वायर। देखिए यहां से क्या बचेगा, एक मिनट इसको साफ कर, यहां लिख लेते हैं। देखिए यहां तो बचेगा ए और ये बचेगा एम के स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर। देखिए यहां से 2 स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, या बचेगा e की पावर 4 और ये माइनस का 2, माइनस का क्या बचेगा ये 2 बचा। सो दोस्तों एक मिस्टेक हो गई, वो थी ये कि 1 प्लस ई था, तो जे का मान रखेंगे तो ये इसका ये 1 प्लस ई होगा, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, एक सॉरी, ये भी हट जाएगा, e की पावर 4 का होगा तो ये स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, और ये -2 और ये ई हट जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, और यहां से बचेगा ई स्क्वायर और -2 में से गया -1, तो ये बचेगा ई स्क्वायर -1। तो यहां से देखिए ई स्क्वायर -1 क्या आएगा, ये आएगा इस साइड गुणा करेंगे तो 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ई की वैल्यू आएगी √1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। देखिए जो हमने पहले वो जो वैल्यू मानी थी
वैल्यू वही आई है। तो हम इस प्रकार ई की वैल्यू निर्धारित करते हैं कि ई की वैल्यू किस प्रकार निकालें। यदि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि ई, जे, एम व के की वैल्यू पता हो तो उत्केंद्रता का निर्धारण किया जा सकता है। तो उत्केंद्रता का निर्धारण किया जा सकता है। निर्धारण क्यों कर रहे हैं? निर्धारण किया जा सकता है क्योंकि हमें यही बताता है कि कोई भी पार्टिकल है वो किस प्रकार के पथ में गति करेगा। तो हमें क्या जरूरी है? हमें जरूरी है ई, और ई के लिए क्या चाहिए? उस पार्टिकल की ऊर्जा, द्रव्यमान, एंगुलर मोमेंटम और ये के, इनकी वैल्यू पता है तो हम निकाल सकते हैं ई की वैल्यू, और हम बता सकते हैं समीकरण का पथ किस प्रकार होगा। तो ये था, ये टॉपिक खत्म। इसके बाद दो टॉपिक और बचते हैं, एक केपलर का नियम और साथ में बचता है एक रदरफोर्ड स्कैटरिंग। इसके बाद इसकी क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर समाप्त। मिलते हैं कल, बाय।